विरासत में ख़वातीन का हक जी कितना बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का। कितने केसेस आपके पास रिपोर्ट होते हैं या फिर ख़वातीन खुशी से छोड़ देती हैं कि भाई नहीं चाहिए? असल में विरासत में किसी का भी हक, सबसे पहले उसको ये समझने की ज़रूरत है कि आपका हक क्या है। पहले क्लैरिटी जो है वो हमें पता होनी चाहिए कि आज से 1400 साल पहले हमें बता दिया गया था किसका कितना हक है। हक तलफी सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपको हक अपने हक का नहीं पता, असल में आपको ये भी नहीं पता कि दूसरे का हक कितना है, तो भी हक तलफी होती है। तो हक तलफी होने के लिए आपको दोनों एंड्स पता होने चाहिए, यानी कि कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको राइट्स पता हैं और ड्यूटीज़ नहीं पता तो भी हक तलफी हो रही है। तो बैलेंस कायम करने के लिए यू हैव टू नो कि आपका हक कितना है और आपने हक कितना अदा करना है। तो चूंकि ये चीज़ हमें जो है वो 1400 साल पहले बता दी गई, तो इसका मतलब है क्वेश्चन तो रहा ही नहीं। आज उसके ऊपर कोई लॉ बना या आज कोई उसके ऊपर जो है कोर्ट में हुआ, लोग आए पहुँचे, उन्होंने अपना हक मांगा, दैट इज़ समथिंग एल्स। यानी कि वो बात जो आपको डे फर्स्ट से क्लियर कर दी गई जब आप मुस्लिम हुए, तो इसका मतलब ये चीज़ तो क्लियर हो गई। हमारे दीन ने बता दिया, हमारे दीन ने बिल्कुल बता दिया, बल्कि बता नहीं दिया, क्लियर कर दिया, बता दिया कि आपकी परसेंटेज इतनी है, यानी कि दिस इज़ वेरी क्लियर। और आपको आपने भी वो पढ़ना है, एक औरत ने भी वो पढ़ना है और एक मर्द ने भी वो पढ़ना है। उसने जब हम दोनों ने पढ़ लिया तो इसका मतलब मुझे भी पता चल गया कि आपका हक कितना है, मेरा हक। और मुझे एक कंसेप्ट और नहीं समझ आता है कि ये क्यों कहा जाता है कि आदमी ने औरत को हक देना होता है, औरत क्यों नहीं आदमी को हक देती? कुरान में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि औरत आदमी ने ही औरत को हक देना है। तो जो हक ही है, विरासत की बात हम करते हैं, तो विरासत का हक औरत भी तो दे सकती है। जैसे कि एक माँ है, वो अपने बेटे को भी दे रही है, वो अपने, अगर वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ होने के बाद वो अपने खामन को भी दे रही है। तो इसका मतलब है कि विरासत का हक किसी एक की मीरास नहीं है, किसी एक की तरफ से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। तो पहले सबसे हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने तो मर्दों पे डाल दिया कि इन्होंने समझो सीखो। आपको पता है एक बच्चा पैदा होता है, वो मुस्लिम होता है, लेकिन जब वो मुसलमान बनता है तो मुसलमान बनने के लिए उसको सीखना पड़ता है, यानी कि इस्लाम को सीखने को कहा है। इस्लाम को ये नहीं कहा कि तुम्हारे बाप दादा ने कहा कि कुल कैसे पढ़ते हैं, नमाज बेटा कैसे। यू हैव टू लर्न। लर्निंग का प्रोसेस जो है ना, वो सबसे पहले आपको बताया गया। और हमारे यहाँ पे डेफिशिएंसी ही वहाँ से शुरू होती है। हमें ये बताया गया है, हमारे घरों में ये कंसेप्ट था कि जो है लर्निंग बिलोंग्स टू मेल, डज नॉट बिलोंग्स टू फीमेल। ये चीज़ जो है, इसकी वजह से हम कहीं पीछे रह गए, क्योंकि जहाँ पे जो भी कौम लर्न नहीं करती वो कभी भी आगे नहीं बढ़ती। और लर्निंग आपकी सिर्फ यही नहीं कि किताबों से आप सीखें, आप हिस्ट्री से सीखें, आप अपनी गलतियों से सीखें, हर चीज़ से सीखने की तरबियत नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ पे जो लैकनेस है वो ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमारा मदरसा है वो हमारे पेरेंट्स हैं। दूसरा, हम जिन स्कूल्स कॉलेजेस में जाते हैं वहाँ पर भी सिर्फ हमें डिग्रीज दी जाती हैं, हमें ये नहीं सिखाया, बिल्कुल तरबियत नहीं है। दैट इज़ ऑल डिग्रीज। आपके बड़ा एक खूबसूरत किसी ने बात की, उसने कहा कि हमें माँ बाप ये बता देते हैं बेटा खाना कैसे है और कमाना कहाँ है और किस जगह पे जाना है, इसके लिए तुमने ये डिग्री लेनी है तो ये कमा लोगे। कोई ये नहीं बताता कि जब तुम्हारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो तो तुमने अपने आप को कैसे संभालना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारी फेल होना है तो दोबारा कैसे बिल्कुल, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तो ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो जाती, ज़िंदगी तब ख़त्म होगी जब तुम्हें मौत आएगी। हमें ये जो इमोशनल ट्रॉमा से गुजरना अक्सर में जो नहीं सिखाया गया, दैट इज़ कॉल आपको तरबियत नहीं गई। और इसी का एक ये हिस्सा है कि अगर औरत को जो हक उसको नहीं मिला और उसे कहा गया कि वो उसके भाई का हिस्सा था इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए, भाई ये इमोशनल है, दिस इज़ इमोशनल ट्रॉमा। उसको ये समझाना कि भाई तुम जो हो, तुम्हें इसलिए इस चीज़ से डिप्राइव किया जा रहा है क्योंकि वो एक मेल है। तो ये जो मेल और फीमेल, बहन और भाई में जो ऊपर नीचे का उतार चढ़ाव किया गया, ये इमोशनल ट्रॉमा है। इसके ऊपर से कहा खामोश रहो, ये भी एक इमोशनल ट्रॉमा है। तो जब उसकी इस बात में गाइडेंस ही नहीं है कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या देना, जैसे आजकल हम मीडिया में बताते हैं कि रिएक्शन, अगर आपको कोई टच करे आपकी वो, तो आप उसको जो है रिएक्शन दो। तो इसी तरह इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी आपकी तरबियत बहुत ज़रूरी है, जो आपको सिखाती हैं। हम खुद को समझ रहे हैं कि हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं,
हमारी जो ख़वातीन हैं वो पायलट बन रही हैं, जहाज़ उड़ा रही हैं, वो बड़ी बड़ी सीट्स पे आ गई हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स बन रही हैं। लेकिन वो जो बड़ी बड़ी ख़वातीन बन रही हैं ना, वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। वो भी विरासत में हक़ नहीं मांग रही हैं, ना ले रही हैं। सिस्टम तो वही चल रहा है। फिर हम मॉडर्न नहीं हो रहे, मैं इसे कहूँगी हम कॉपी कैट हो रहे हैं। ठीक। हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ना फिर हम उधर के रह रहे हैं ना उधर के रह रहे हैं, हमारे दो कश्तियों में सवार हो गए। बिकॉज आपको अगर आपने किसी चीज़ को फॉलो करना है तो उससे पहले आपको अपने आप को जानना है। अपने से तो आप नावाकिफ़ हैं और दुनिया से आप वाकिफ़ हैं, तो हाउ कुड बी पॉसिबल कि आप जब अपने आप को जानते ही नहीं। क्यों आप देखें दूसरे, अगर हम बाकी कंट्रीज़ में बात करें तो एक बच्चे को उसकी राइट एंड ड्यूटी सबसे पहले बताई जाती है, तो ही वो एक अच्छा सिटीज़न बनता है। तो एक सिटीज़न बनने के लिए हमें अपनी राइट और ड्यूटीज़, अगर मैं डिस्कस करूं अभी एक लीगली डिस्कस करूं, तो बहुत सारी राइट एंड ड्यूटीज़ ऐसी होंगी जो एक पढ़े लिखे इंसान को भी नहीं पता होंगी कि अच्छा ये वो उसे ये कहेगा हाँ 4-5 मुझे अपने राइट्स पता है, लेकिन ड्यूटीज़ नहीं पता। यू आर इम्बैलेंस्ड, आप कभी भी जो है वो बैलेंस माशरा नहीं बना सकते। तो दोनों चीज़ों का पता होना और किसी फॉरम को फॉलो करना इज समथिंग एल्स। दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे जैसे कहा कि कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ कि औरत विरासत नहीं दे सकती। औरत तो विरासत दे रही है, 1400 साल पहले डिसाइडेड था, वो भी देगी। बीइंग अ मदर दे रही है, बीइंग अ ग्रैंड मदर दे रही है, या किसी भी और जुमरे में वो दे रही है, तो वो दे रही है। लेकिन हमने उसको इम्प्लीमेंटेशन ऐसे की कि नहीं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे ही है, बाप की अच्छा, ये जैसे। जो आप ख़वातीन की विरासत की बात करी है ना कि ख़वातीन दे रही हैं, मैंने तो लोगों को ऐसे देखा है कि वो ख़वातीन के नाम पर कोई भी जायदाद नहीं करते कि खुदा ना खास्ता कल को इसकी डेथ हो जाएगी तो इसका हिस्सा इसके भाइयों को भी जाएगा और इस तरह। मैडम टैक्स बचने के लिए तो वैसे सारे ख़वातीन के नाम ही होता है। आजकल बीवियाँ काफ़ी लैंडलॉर्ड हो गई इसी वजह से हो गई हैं, क्योंकि टैक्स से काफ़ी बचत हो जाती है। लेकिन ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ये भी सोसाइटी का ही हिस्सा है। ये सोसाइटी का हिस्सा है, लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ें शायद ऑफ द व्यू रही हैं आपसे। लोग आजकल अपनी बीवियों के नाम ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि टैक्स से बहुत अच्छे तरीके से बचा जाता है। लेकिन अब टैक्स की स्ट्रेटजी भी ज़ाहिर बात है हुकूमत भी जो है उसके साथ साथ स्मार्ट हो रही है, तो उसने भी इसमें चेंज डाल दिया कि अगर विदाउट एनी मींस आपकी बीवी के पास इतने जो है वो प्रॉपर्टी है तो क्वेश्चन मार्क होने लग पड़े। पहले ये नहीं होता था, और बहुत सारे हमारे जो है ब्यूरोक्रेट्स ही हैं जो कि ये काम कर रहे हैं इस चीज़ से बचने के लिए। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि अब हम विरासत पे आ जाते हैं कि हमें एक तो क्यों नहीं पता, वो मैंने आपको बेसिक बात बता दी। अब कोर्ट्स में कितने लोग आते हैं, आपका द सेकंड क्वेश्चन, तो कोर्ट्स में कैसे वो इंसान आ सकता है जिसको एक समझ ही नहीं, जब तक उसको पता ही नहीं था कि मैं इस चीज़ की एलिजिबल थी तो मैं कोर्ट्स में आऊँगी। हालांकि अब जो है लोगों को जैसे पता चल रहा है, वो पहले ये समझते थे कि अगर हमने जहेज़ ले लिया वो हमने इसी की मद में ले लिया, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, शादी पे खर्चा कर दिया, बिल्कुल शादी में जहेज़ दे दिया, वो इसी मद में हो गया। और सॉर्ट ऑफ यही बताया जाता था कि भाई तो देखो प्रॉपर्टी में तुम्हारे 20 लाख रुपए था, तुम्हारी शादी पे हमने जो है वो 10 लाख का खर्चा कर दिया, तुम्हें जहेज़ दे दिया, तो तुम्हारा जो है वो अब आपस में हिस्सा खत्म। हाँ बिल्कुल, तुमने जो है वो हो गया है।